गुड मॉर्निंग दोस्तों, पौधार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो, अपना जो सेकंड चैप्टर था सिस्टम का, तंत्र का, वो कंप्लीट होता है और आज ये नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। ये तीसरा चैप्टर है जिसमें चैप्टर है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। तो जेनेटिक्स में आनुवंशिकी है क्या? जेनेटिक्स की जो परिभाषा है, जेनेटिक्स आनुवंशिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण होता है वो जीन के माध्यम से है। आनुवंशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीनों के द्वारा जो स्थानांतरण है वो कहलाता है आनुवंशिकता। आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीनों के द्वारा स्थानांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। कि भाई आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं, जेनेटिक्स जो लक्षण होते हैं, उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीनों के माध्यम से जो स्थानांतरण होता है वो कहलाता है आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता विज्ञान की एक शाखा है। हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम, हेरिडिटी बोलते हैं इसको, हेरिडिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सस्पेंसर नामक एक साइंटिस्ट हुआ था और उन साइंटिस्ट ने हेरिडिटी, आनुवंशिकता शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था कि आनुवंशिकता है क्या, आनुवंशिकी क्या है। कि आनुवंशिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें आनुवंशिक जेनेटिक्स लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र जो किया जाता है जीनों के माध्यम से वो कहलाता है आनुवंशिकता। और देखो, जब युग्मक निर्माण के दौरान युग्मक निर्माण के दौरान कुछ आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं, आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण होता है और इन आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ियों में जो ट्रांसफ़र होता है वो कहलाते हैं जेनेटिक्स लक्षण, जेनेटिक्स कैरेक्टर्स, आनुवंशिक लक्षण। कि युग्मक निर्माण के दौरान कुछ आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुणों का जो स्थानांतरण होता है, लक्षणों का जो स्थानांतरण होता है वो कहलाते हैं आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षण है ये हर प्रजाति में निश्चित होते हैं और आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण जो है वो जीनों के माध्यम से होता है। जीन एक इस प्रकार की यूनिट्स हैं जो इन
आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं। तो प्रत्येक सजीव में, प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या 46, जिसमें 46 गुणसूत्र होते हैं और इन 46 गुणसूत्रों में भी जोड़े के रूप में 23 जोड़े होते हैं और जिसमें 22 जोड़े गुणसूत्र अलिंगी और एक जोड़ा लिंगी गुणसूत्र होता है। एक जोड़ा लिंगी गुणसूत्र का होता है जिसको X और Y से दर्शाया जाता है। तो ये कुछ जेनेटिक्स जो लक्षण होते हैं, गुणसूत्र हैं, इनमें ये जीनों के माध्यम से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं और वो लक्षण अगली पीढ़ी में प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं। तो आनुवंशिक लक्षणों का सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था वो एक साइंटिस्ट हुआ था, ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिक लक्षणों के संबंध में कुछ नियमों का प्रतिपादन किया। आनुवंशिक लक्षणों की खोज सर्वप्रथम ग्रेगर जॉन मेंडल नामक एक साइंटिस्ट हुआ था। ये ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने आनुवंशिकता से संबंधित सर्वप्रथम आनुवंशिकता से संबंधित ये नियमों का प्रतिपादन किया था। आनुवंशिकता के कुछ नियम थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। इन्हें अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी इसके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति का अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम एक उद्यान मटर, इसको बॉटनिकल नेम है पाइसम सैटाइवम, ये उद्यान मटर है पाइसम सैटाइवम पर उन्होंने अपने प्रयोग, आनुवंशिकता के जो प्रयोग हैं वो उन्होंने उद्यान मटर पर किए और लगातार कई वर्षों तक इन्होंने इन पादपों का अध्ययन किया और अध्ययन के बाद उन्होंने कई सारे नियम, कई सारे सिद्धांत प्रतिपादित किए और इसीलिए ये आनुवंशिकता के, जेनेटिक्स के फादर कहलाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता, मेंडल को आनुवंशिकता के पिता के नाम से भी जाना जाता है, पिता भी कहलाते हैं, आनुवंशिकता के पिता कहलाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम उद्यान मटर पाइसम सैटाइवम, इसका बॉटनिकल नाम है, वानस्पतिक नाम। ये 1 नंबर में प्रश्न पूछा हुआ है कि मटर या उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या है, बॉटनिकल नेम क्या है। तो इसका बॉटनिकल नेम है पाइसम सैटाइवम। वैसे कई सारी प्रजातियां मटर की, पर इन्होंने जो अपने रिसर्च किए थे, प्रयोग किए थे, वो किए थे उद्यान मटर पर, पाइसम सैटाइवम पर। अब इन्होंने इनकी कुछ अपने प्रयोग के लिए उन्होंने मटर के पादप का ही चुनाव क्यों किया था, ये भी प्रश्न एक अच्छा 2 नंबर का बनता है कि मेंडल ने
अपने प्रयोग के लिए, इसमें देखो यहां से एक प्रश्न बनेगा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चुनाव ही क्यों किया? तो मेंडल ने जब अपने रिसर्च किए थे, प्रयोग किया, तो प्रयोग के लिए उन्होंने मटर के पादप का चुनाव ही क्यों किया? तो उसके लिए कुछ बिंदु हैं, उसकी कुछ खासियत थी मटर के पौधा की, कि मटर का पौधा, आंसर में आपको पॉइंटर में लिखना है, नंबर 1 कि मटर का पादप शाक स्वभाव का होता है। शाक स्वभाव कि पादपों को मुख्य रूप से 3 श्रेणी में बांटा जाता है, शाक, वृक्ष और झाड़ी। जो छोटे पादप होते हैं इनकी प्रकृति शाक, झाड़ी और वृक्ष 3 भागों में, तो ये शाक स्वभाव का होता है। दूसरा इसका जो कैरेक्टर्स था, मटर का पादप बहुत कम समय में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। कि जो पायसम सेटाइवम मटर का पादप जो होता है कम समय में ही, कुछ माह में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है। इसलिए एक वर्ष में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, तो मटर का पौधा बहुत ही कम समय में, कुछ माह में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है, लाइफ साइकिल पूरी कर लेता है। इसलिए इसमें एक वर्ष में कई पीढ़ियों का उसमें अध्ययन किया जा सकता है। तीसरा जो लक्षण था, मटर का पादप द्विलिंगी होता है। मटर का पादप कैसे होता है? द्विलिंगी, अर्थात उसमें मेल एंड फीमेल, नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं और इसलिए उनमें आसानी से उनकी प्रजातियों का या उनमें मेल और फीमेल का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। चौथा है, इसमें किसमें? मटर में, इसमें विपुंसन कृत्रिम विधि द्वारा आसानी से परागण कराया जा सकता है। विपुंसन एक कृत्रिम विधि है परागण की, इसलिए इसमें कृत्रिम रूप से विपुंसन विधि के द्वारा कृत्रिम परागण कराया जा सकता है। दूसरा है कि मटर के पादप बहुत ही कम जगह पर अधिक संख्या में उगाए जा सकते हैं। कि मटर के जो पादप हैं कम जगह पर अधिक संख्या में उगाए जा सकते हैं। तो ये इसके कुछ
सिलेक्शन जो मेंडल ने किया था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए जो मटर के पादप का सिलेक्शन किया था, चुनाव किया था, उसका मेन जो कारण था, मुख्य जो कारण थे वो ये थे कि मटर का पौधा शाक स्वभाव का होता है, बहुत ही, जैसे वृक्षों को 3 भागों में बांटा है, शाक, वृक्ष और झाड़ी। इनको अपन पिछली छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। शाक छोटे और जो कम आयु के 1 वर्ष से कम समय में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते शाक कहलाते। झाड़ी जिनकी जमीन के ऊपरी भाग से ही शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जाती है, जिनकी हाइट 2 से 3 मीटर के लगभग होती है। और वृक्ष ये बहुवर्षीय होते हैं और इनमें पादप मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड होता है, जड़, तना, पत्ती। जबकि झाड़ियों में तना नहीं होता है, जमीन के ऊपरी भाग से शाखाएं निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो मटर का पौधा शाक स्वभाव का था, छोटा पादप होता है और ये अपना बहुत ही कम समय में अपना जीवन चक्र कंप्लीट कर लेता है। इसलिए 1 वर्ष में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा है कि मटर का पादप द्विलिंगी होता है, इसमें मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग पादप होते हैं। इनमें पुष्पों का रंग भी अलग अलग होता है। इसलिए मटर का पादप इन लक्षणों के आधार पर ही मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चुनाव किया था। कि उसमें एक और है कि विपुंसन एक कृत्रिम परागण की विधि है कि विपुंसन विधि के द्वारा इनमें कृत्रिम परागण आसानी से करवाया जा सकता है। इसलिए मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का ही चुनाव किया था। तो ये कुछ इसमें मेन पॉइंट्स हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चुनाव ही क्यों किया। तो ये उसके कुछ कैरेक्टर्स हैं कि मटर का पादप शाक स्वभाव का होता है, बहुत कम समय में ही अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है, इसलिए 1 वर्ष में कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। और ये द्विलिंगी होता है, मेल एंड फीमेल दोनों अलग अलग पादप होते हैं, इसलिए इनमें पर परागण और स्वयं परागण आसानी से करवाया जा सकता है। इसमें एक ये मेन पॉइंट है, विपुंसन एक कृत्रिम परागण की विधि है, तो इस विपुंसन विधि के द्वारा इसमें परागण करवाया जा सकता है। इसलिए इसमें आसानी से परागण के द्वारा ये मेन पॉइंट्स हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चुनाव इन 4 बिंदुओं के आधार पर किया था। तो अब ये प्रश्न एक अच्छा मोस्ट प्रश्न है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि मेंडल की सफलता के कारण क्या थे, मेंडल अपने प्रयोग में ही सफल कैसे हुआ और क्यों हुआ। मेंडल की सफलता के कारण कि मेंडल ने के जो प्रयोग सफल हुए थे उनका मेन मूल कारण क्या था। कि मेंडल ने एक समय में केवल एक लक्षण की वंशागति का ही अध्ययन किया था। कि मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे उनमें केवल एक समय में केवल एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए अपना प्रयोग किया था। दूसरा है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के सभी सांख्यिकी
आंकड़ों को सांख्यिकी आंकड़ों को नियमित रूप से एकत्रित करके रखा। कि उसने जो अपने प्रयोग किए थे, प्रयोग के समय उन्होंने जो सांख्यिकी न्यूमेरिकल जो आंकड़े थे उनको उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप नियमित रूप से एकत्रित करके रखा, जिससे उनका स्टेप बाय स्टेप अध्ययन किया जा सके। तीसरा था मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चुनाव सफलतापूर्वक किया। मेंडल ने सफलतापूर्वक सावधानीपूर्वक कि मेंडल के जो प्रयोग सफल हुए थे, मेंडल ने जो अपने प्रयोग सफल होने का मेन जो कारण था वो था कि मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे उसमें केवल उन्होंने एक लक्षण की वंशागति का ही एक समय में एक लक्षण की वंशागति का पुष्प का रंग या पादप की लंबाई, फली की आकृति, बीजों की आकृति, बीज का रंग, इनमें वैसे उन्होंने कई 7 विपर्यासी लक्षण का अध्ययन किया था। उनमें केवल जब उन्होंने प्रयोग किया तो केवल एक समय में केवल उन्होंने एक लक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रयोग किया। मेंडल ने जब प्रयोग किए थे तो सारे जो सांख्यिकी न्यूमेरिकल जो आंकड़े थे, न्यूमेरिकल जो फंडामेंटल थे, उन सभी आंकड़ों को उन्होंने नियमित रूप से एकत्रित करके रखा, जिससे भविष्य में उनका दोबारा से अध्ययन किया जा सके। और मेंडल ने जब अपने प्रयोग के लिए मटर के पादप का चुनाव एक सावधानी पूर्वक किया था, बहुत सोच समझ के किया था, और वो अपन ने भी आगे पिछले पॉइंट में बताया था कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए केवल मटर के पादप का चुनाव क्यों किया था, वो अपन ने बताया। तो जेनेटिक्स आनुवंशिकी में ये अपने कुछ पॉइंट्स हैं कि मेंडल की सफलता के कारण 2 प्रश्न इसमें अच्छे मोस्ट बनते हैं।